नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये चलिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी का क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। ठीक है। कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वही पर्यावरण कहलाता है। ये आपको याद है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्कॉटहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्कॉटहोम में। तो कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्कॉटहोम में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ओजोन परत के संक्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संक्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ओजोन परत के संक्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संक्षरण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन संक्षरण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन संक्षरण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का एक शहर है दोस्तों। मॉन्ट्रियल जो है दोस्तों कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की मात्रा में कमी का सबसे मुख्य कारण है सीएफसी। ओजोन परत को नष्ट करता है सीएफसी। एक बार फिर देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत के संक्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संक्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संक्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संक्षरण दिवस 16 सितंबर को। विश्व ओजोन संक्षरण दिवस 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे चलिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो कहाँ है? जापान में है। क्योटो जापान में है। तो क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन दोस्तों क्योटो सम्मेलन कहता है कि क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, माने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसीलिए इसी से संबंधित क्योटो सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री होता है। एक बार फिर से देखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से वृद्धि से। पृथ्वी का औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस होता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों लाफिंग गैस भी होता है। एक बार फिर से देखिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन आएगा। जलवाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड।
हरित गृह प्रवाह के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रवाह के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में आता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रवाह के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना किया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में। अच्छा, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया है कब? 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया है 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस एमस्टम है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था दोस्तों 1988 में। एक बार फिर से देखेंगे, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण पूछेगा तो 26 नवंबर को, ठीक है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस है या एमस्टम है। एमस्टम है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस है, इसको एमस्टम कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुआ है 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। अच्छा, राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, लेकिन राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुआ है 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए इसको, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति घोषणा दोस्तों 2004 में हुआ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। कहता है रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक है वह कहलाता है प्रदूषण। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक है प्रदूषण। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल, ठीक है। जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल। सीसा प्रदूषण से प्रभावित अंग मस्तिष्क। सीसा प्रदूषण से प्रभावित अंग मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है सीसा से। अच्छा, एस्बेस्टस के धूल से प्रभावित अंग होगा फेफड़ा। एस्बेस्टस के धूल से प्रभावित अंग फेफड़ा। पारा किसको प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को। पारा प्रभावित करेगा मस्तिष्क को, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य के जीवधारियों के लिए हानिकारक है वह प्रदूषण कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल।
सीसा प्रदूषण से प्रवाहित अंग है मस्तिष्क। सीसा प्रदूषण से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है सीसा से। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है सीसा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। और पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? रक्त धाराओं को, क्योंकि वह रक्त में सबसे ज्यादा घुलने वाला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। अच्छा, मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है कैडमियम। ठीक है, चलिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग करते हैं प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। एक बार फिर से देखिए, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित कर देता है आर्सेनिक। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है कैडमियम। अच्छा, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर कहते हैं प्रकाश रासायनिक धुआं को। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का मतलब हुआ पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो पीएम हो गया पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम हो गया सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। मिनी माता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनी माता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। पीएम तथा एमपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम हो गया पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। मिनी माता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनी माता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किया जाता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किया जाता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट का धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोस्तों दिल्ली में है। जल संरक्षण एवं वायु नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। जल संरक्षण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। जल संरक्षण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। एक बार फिर, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। सिगरेट के धुआं का मुख्य दोस्तों प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अच्छा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था 1974 में। ठीक है, वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहन से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कारखाना से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वाहन से निकलेगा धुआं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कारखाना से जो धुआं निकलेगा दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वर्षा अम्ल मिश्रण होता है सल्फर डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन ऑक्साइड का।
तो अम्ल वर्षा जो दोस्तों SO2 और NO2 का मिश्रण होता है। अम्ल वर्षा SO2 NO2 का मिश्रण होता है। DDT होता है जैव अपघटनीय प्रदूषक। DDT है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। DDT है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। एक बार फिर से देखेंगे। वाहन से जो धुआं निकलेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कारखाना से जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा है SO2 और NO2 का मिश्रण, और DDT अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाता है SO2। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को, ठीक है, SO2। अच्छा, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किसको बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है दोस्तों, वो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला है मीथेन। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, याद रखिएगा, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आगे कहता है कि जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। इकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किया था अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टॉन्सले ने 1935 में। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था एजी टॉन्सले ने 1935 में। एक बार फिर से देखिए। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था एजी टॉन्सले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई परितंत्र है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई परितंत्र है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई परितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक तीन भागों में विभक्त है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक को तीन भाग में विभाजित किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक उपभोक्ता कहलाता है। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक, आगे देखेंगे, एक बार फिर से देखिए। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है परितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटक का बना होता है, जैविक और अजैविक। जैविक घटक के तीन भागों में विभक्त किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग, उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाला जो घटक है वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। उपभोक्ता यहाँ देख लिए, उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, गाय, बकरी, भैंस। वे जीव जो हरे पौधा को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाला जीव द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। दोस्तों, कहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाला जीव द्वितीयक है, जैसे भेड़िया, लोमड़ी, ये सब मोर हो गया। आगे चलिए।
द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता। ठीक है। अच्छा, जैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है। अजैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है। अजैविक घटक को दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। अजैविक घटकों को दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। कार्बनिक अजैविक घटक दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। इस दोनों को एक बार फिर से अच्छे से ध्यान देखिए। देखिए देखिए, कार्बनिक अजैविक घटक है ना, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। लेकिन अकार्बनिक अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, खनिज है। अकार्बनिक अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, खनिज है। तो कार्बनिक जैविक घटक देखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा हो गया, और अकार्बनिक जैविक घटक मृदा, जल, वायु, खनिज है। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक होता है कवक एवं जीवाणु। अपघटक होता है दोस्तों कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। अपघटक किसको किसको बोलते हैं, तो कवक और जीवाणु को अपघटक बोलते हैं, और यही अपघटक को दोस्तों सफाई कर्मचारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला बनता है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों से मिलकर। तो खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव होता है। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। अच्छा, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। एक बार फिर से देखिए, खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव होता है। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। चलिए, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, अब इंजॉय किए होंगे, याद हो ही गया हो। एक दो बार और देखेंगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तब तक स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।